हेलो प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास से हमारे जो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग थे वे स्टार्ट हो चुके हैं और आज हमारा गॉस की प्रमेय का ये सेकंड अनुप्रयोग होने वाला है। तो प्यारे साथियों, जो हमारा सेकंड अनुप्रयोग है ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि गॉस की प्रमेय और उसके जितने भी अनुप्रयोग हैं वे सारे ही हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आपको सभी को यही कहूँगी कि आप गॉस की प्रमेय को और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग को भी ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो चलो अब हम बात कर रहे हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे साथियों, ये हमारा गॉस की प्रमेय का सेकंड अनुप्रयोग होने वाला है। तो जो हमारा ये सेकंड अनुप्रयोग है, अगर आपने पहला अनुप्रयोग एकदम अच्छे से समझा हुआ है तो ये जो हमारा सेकंड अनुप्रयोग होने वाला है तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये उससे ही थोड़ा मैच करता हुआ है और उससे ही रिलेटेड भी है। तो ये अगर आपने पहला अच्छे से तैयार किया होगा तो ये ईजिली आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलो अब हम आपको इसको दूसरे अनुप्रयोग को भी अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे तरीके से इन क्लासेस को ले रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से इन सारी डेरिवेशन जितनी भी आज तक मैंने पढ़ाई है उन सबको तैयार कर रहे होंगे। तो जो हमारी ये सेकंड अनुप्रयोग है ये हमारी गॉस की प्रमेय का सेकंड अनुप्रयोग है। तो ये है हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे साथियों, आप यहीं पर देखिए कि ये सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि अनंत विस्तार की, यानी सबसे पहले हमें कोई अनंत विस्तार की एक चादर लेनी है और उस चादर पर जो हमारा आवेश है, जो हमारा चार्ज है, वो एक समान रूप से वितरित होना चाहिए। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर एक समतल अनंत विस्तार की एक समतल चादर ले ली है और इस पर मैं अब आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दूंगी। समझ में आया? प्यारे साथियों, मैंने यहाँ पर एक अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित चादर ले ली है और इस पर जो मैंने चार्ज है, जो हमारा आवेश है, वो एक समान रूप से वितरित कर दिया है। अब हमें इसी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमें इस पर एक पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इस चादर पर मैं एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लूँगी। उसके पश्चात मैं इस पर कुछ अल्पांश भाग मानूंगी और आगे जब हम करते जाएंगे तो अंत में हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल करके आ जाएगी। तो चलो अब हम इसी चादर पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस चादर पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर बना लीजिए। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा एक समतल आवेशित चादर है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसी चादर पर मैंने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है। अब बात आती है इससे आगे की कि इससे आगे हमें क्या करना पड़ेगा जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि जो हमारा इस बेलनाकार पृष्ठ का जो ये हमारा सपाट भाग है, जो ये मेरा यहाँ पर सपाट पृष्ठ है, इसका मुझे एक छोटा सा हिस्सा लेना है। तो जो छोटा सा हिस्सा होता है इसको हम अल्पांश के नाम से जानते हैं।
जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई सेब ले लेते हैं तो उस सेब का चाकू के द्वारा एक छोटा सा हिस्सा काट कर आप अलग कर देते हैं, तो जो हमने वो सेब का एक छोटा सा हिस्सा काट कर अलग किया है तो उसी को हम अल्पांश के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो मेरा ये सपाट पृष्ठ था तो इसका मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया है जिसको मैं अल्पांश के नाम से जानूंगी। इसी प्रकार से जो मेरा यहाँ पर वक्रीय पृष्ठ दिया गया है, जो इस बेलनाकार का ये वक्रीय पृष्ठ है, इस पर भी मैंने एक अल्पांश मान लिया है। एंड सेकंड नंबर पर सेम उसी प्रकार से जो हमारा ये थर्ड सपाट पृष्ठ यहाँ पर दिया गया है तो इसका भी मैं एक छोटा सा हिस्सा ले लूँगी और इसको भी मैं अल्पांश के नाम से जानूँगी। अब बात करते हैं इससे आगे की कि इससे आगे हमें क्या करना होगा। तो प्यारे साथियों, आप ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा जो इस चादर पर चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो ये चादर है वो हमारी धनावेशित है। और जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको एकदम अच्छे से समझाया हुआ है कि धनावेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वो दूर की ओर होती है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो धनावेश के कारण बाहर की ओर होती है। उसी प्रकार से जो हमारी ये चादर है इस पर भी जो हमारा आवेश है वो हमारा धनावेश है और धनावेश के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्यारे साथियों वो हमारी बाहर की ओर होगी। धनावेश के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो वो हमारी बाहर की ओर होगी। उसी प्रकार से अब सेकंड जो अल्पांश यहाँ पर मैंने माना था इसकी भी धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारी बाहर की ओर होगी। एंड थर्ड नंबर पर भी सेम उसी प्रकार से कि जो हमारा यहाँ पर धनावेश चादर है तो इस धनावेश के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारी दूर की ओर होगी, यानी कि बाहर की ओर होगी। अब बात आती है हमारी क्षेत्रफल सदिश की। क्षेत्रफल सदिश को भी मैंने अच्छे से आपको समझाया हुआ है। अगर आपको क्षेत्रफल सदिश के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश। देखिए प्यारे साथियों, जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमारा अल्पांश पृष्ठ से ठीक लंबवत बाहर की ओर होता है, जिसको हम dA वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा अल्पांश होता है उस अल्पांश से ठीक बाहर की ओर हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है, जिसको हम dA वेक्टर के नाम से जानते हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक अल्पांश दिया गया है तो यहाँ क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो ठीक लंबवत बाहर की ओर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी हमारा ठीक लंबवत बाहर की ओर होगा। अब हमारा जो ये चित्र है फाइनली वो बन कर के रेडी हो गया है। इसके पश्चात हम इसके आगे का जो प्रोसेस है वो अब आपको समझाएंगे। अगर आपको ये चित्र समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई अनंत विस्तार की एक समतल चादर ले ली है और इस पर जो हमारा आवेश है, जो हमारा चार्ज है, वो मैंने एक समान रूप से वितरित कर दिया है। और हम इसी चादर के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए इसी चादर पर हमें एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। तो इसके पश्चात मैंने यहाँ पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है ताकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाए। अब हमारा जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का जो सपाट पृष्ठ है जिसको मैंने S1 के नाम से जाना है,
और जो हमारा सेकंड अल्पांश यहाँ पर दिया गया है उसको मैंने H2 के नाम से जाना है। और जो हमारा थर्ड नंबर पर जो सपाट पृष्ठ यहाँ पर दिया गया है जिसका मैंने थोड़ा हिस्सा लेकर उसको अल्पांश नाम दे दिया है, तो इसको मैं S3 के नाम से जानूँगी। अब यहाँ पर देखिए कि जो इस चादर पर हमारा चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि धनावेश है। कहूँ तो जो हमारी ये चादर है वो हमारी धनावेशित है और धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारी दूर की ओर होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो धनावेश के कारण दूर की ओर होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर जो S3 जो सपाट पृष्ठ यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। अब बात आती है क्षेत्रफल सदिश की। तो प्यारे साथियों, आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारे ये अल्पांश यहाँ पर दिया गया है, तो जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो अल्पांश से ठीक लंबवत बाहर की ओर होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है वो इस अल्पांश से ठीक लंबवत बाहर की ओर है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है वो ठीक लंबवत बाहर की ओर होता है। अब हम इसके चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर तैयार करती हूँ। मैं कुछ लोग अलग अलग करके निकाल देते हैं, लेकिन मैंने जो S1 है और S2 है और S3 जो अल्पांश यहाँ दिए गए हैं इन सभी का एक ही साथ निकालूंगी और इनका मैं समाकलन कर दूंगी। और जब मैं इन तीनों का समाकलन कर दूंगी तो फाइनली जो इस संपूर्ण चादर के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा और उसके पश्चात हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर आसानी से निकाल लेंगे। तो चलो अब हम इसको आगे करने की कोशिश करते हैं कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स को हम फाई के नाम से जानते हैं। जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है प्यारे साथियों, इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं सपाट 1 के कारण यहाँ पर φ1 मान लूँगी और सपाट 2 के कारण मैं यहाँ पर φ2 मान लूँगी और सपाट 3 के कारण मैं यहाँ पर φ3 मान लूँगी। और जब इन तीनों को ऐड कर दूँगी तो फाइनली जो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, अब φe बराबर, अब जो φ1 है यानी कि इस सरफेस के कारण सबसे पहले यहाँ पर निकालूंगी, देन इसके पश्चात मैं जो सरफेस 2 दिया गया है तो 2 का निकालूंगी और फिर मैं थर्ड का निकालूंगी और तीनों को ऐड कर दूंगी। तो जो हमारा हम सरफेस 1 का समाकलन करेंगे तो समाकलन S1 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस के, अब सरफेस 2 के कारण S2 E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस के S3 यानी कि E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमें प्राप्त होता चला जाएगा। फाई बराबर के समाकलन S1 E, जो E वेक्टर डॉट dA वेक्टर होता है उसको हम EDA कोस थीटा भी लिख देते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे समाकलन सरफेस 2 E
DA कोस थीटा प्लस के समाकलन S3 यानी कि DA कोस थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो सरफेस 1 यहाँ पर है तो यहाँ क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच में जो थीटा का मान है वो कितना है। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इन दोनों की दिशा ही एक तरफ है, यानी कि इनकी दिशा समान है। और जब समान दिशा होती है तो उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनता है, वहाँ पर जो थीटा का मान होता है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हमारा थीटा का मान 0 हो जाएगा। इसके पश्चात आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इनके बीच में हमारा इन दोनों की दिशा अलग अलग है, तो इनके बीच में जो हमारा कोण बन रहा है तो वो 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री है। और उसी प्रकार से जो हमारे सरफेस 3 है तो यहाँ पर भी देखिएगा जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इन दोनों की दिशा ही समान है, तो इनके बीच में भी हमारा जो थीटा का मान होगा वो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर थीटा का मान रखते चले जाएंगे और जो हमारी आगे की डेरिवेशन है वो आसानी से होती चली जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि फाई ई बराबर के समाकलन सरफेस 1 ई DA कोस, मैंने बताया ना यहाँ पर इन दोनों की दिशा समान है तो इनके बीच में 0 होगा, थीटा का जो मान होगा वो 0 होगा, तो कोस 0 प्लस समाकलन सरफेस 2 यानी कि DA। आप सेकंड नंबर पर देखिएगा कि इनके बीच में हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जो हमारा थीटा का मान है वो हमारा 90 है। उसी प्रकार से समाकलन S3 यानी कि DA और जो थर्ड नंबर पर हमारा थीटा का मान है वो यहाँ पर भी 0 है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो एकदम समान है, तो यहाँ पर भी हमारा थीटा का मान 0 हो जाएगा। अब आप आगे इसको समझिएगा कि फाई ई बराबर के समाकलन सरफेस 1 ई DA। अब जो कोस 0 का मान होता है वो क्या होता है, आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी तो वहाँ पर कोस 0, कोस 90 इन सब के मान याद किए जाते हैं। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो इस डेरिवेशन में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा कोस 0 का मान होता है वो होता है हमारा 1। अब समाकलन सरफेस 2 जो हमारा DA, अब हमारा जो कोस 90 का मान होता है वो होता है हमारा 0 प्लस के समाकलन सरफेस 3 DA। अब हमारा कोस 0 का मान फिर से 1 होता है। अब जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो इस प्रकार हमारा रिज़ल्ट निकल के आता है कि समाकलन सरफेस 1 DA, क्योंकि जब आप किसी की भी मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो वही संख्या हमारी निकल कर के आती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैंने जब 1 की मल्टीप्लाई DA में की है तो हमारा सेम वही निकल कर के यहाँ पर आता है। इसके पश्चात आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि जो हमारा DA है या फिर कोई भी संख्या है, अगर उसकी हम 0 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संपूर्ण 0 हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। अब समाकलन सरफेस 3 DA, यहाँ पर भी 1 में मल्टीप्लाई की है तो हमारा सेम वही आ जाएगा।
अब फाई ई बराबर के समाकलन S1 ई डी ए, और ये तो जुड़ कर के यहाँ पर यही आएगा समाकलन सरफेस 3 ई डी ए। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। मैं फिर से जो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है वही लिख लेती हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फाई ई बराबर के समाकलन सरफेस 1 ई डी ए प्लस के समाकलन S2 ई डी ए। जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो हम इस प्रकार से करेंगे कि फाई ई बराबर के, देखिए जो हमारा ये ई है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और हम डी ए के सापेक्ष समाकलन करेंगे, यानी कि डी ए के सापेक्ष ए का समाकलन हम यहाँ पर करेंगे। प्लस के यहाँ पर भी मैं ई को बाहर निकाल लेती हूँ और जो हमारा सरफेस 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी ए के सापेक्ष समाकलन करेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा समाकलन होता है, तो अगर यहाँ पर कोई दिया गया है तो उसके सापेक्ष समाकलन हमें करना होता है। जब मैं डीए का समाकलन कर रही हूँ तो इसका जो समाकलन हमें निकलेगा वो ए निकलेगा। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी डीए का समाकलन कर रही हूँ तो यहाँ पर भी इसका जो समाकलन हमें प्राप्त होगा वो ए होगा। जब मैं इसको आगे सोल्व करती हूँ तो फाई ई बराबर के ई, क्योंकि ए के सापेक्ष हम इसका समाकलन कर रहे थे तो यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा और उसी प्रकार से यहाँ पर भी मेरा ए आ जाएगा। और जब मैं इन दोनों को ऐड करके लिखूँगी तो फाइनली हमारा फाई ई बराबर के 2EA हो जाएगा, जिसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो इनमें जब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है तो कहीं ना कहीं गॉस की प्रमेय का तो यूज होगा ही ना। अरे ये तो सभी को पता होगा कि जब हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो इसमें गॉस की प्रमेय का जो यूज़ है वो लाजमी है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे गॉस की प्रमेय का। तो आइए गॉस की प्रमेय का यहाँ पर यूज़ करते हैं। गॉस की प्रमेय से, जो गॉस की प्रमेय है प्यारे साथियों, उसको भी मैंने बहुत इजी एकदम आसान भाषा में आपको समझा रखा है। प्लीज़ आप उस वीडियो को जा कर के देख लीजिएगा तो आपको गॉस की प्रमेय के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इजीली से वो टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो जो हमारी गॉस की प्रमेय होती है वो होती है हमारी फाई ई बराबर के Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। चूँकि जो हमारा सिग्मा बराबर होता है वो Q बराबर के A होता है, और जब मैं इस A की सिग्मा में मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा Q बराबर के सिग्मा A निकल कर के आ जाता है। और जब इस Q का मान मैं समीकरण नंबर 2 में रख दूँगी तो हमारा यहाँ पर निकल कर के आ जाएगा फाई ई बराबर के, इस Q के मान को यहाँ पर रखो यानी कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो मैंने समीकरण नंबर 1 मानी थी, इसका जो RHS था, जो LHS थे, वो हमारे फाई ई था और इसका भी फाई ई है, यानी कि दोनों का समान है। तो जो इधर के RHS हो जाएंगे तो वो भी इसके समान हो जाएंगे। तो चलो अब हम इसको समान कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 का ले लीजिएगा 2EA बराबर के, अब 3 का ले लीजिएगा सिग्मा A एप्सिलॉन नोट। अब इस A से यो A हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ पर बच जाएगा 2E बराबर के
सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर जो ई दिया गया है वो 2 की मल्टीप्लाई में है। तो अगर कोई मल्टीप्लाई में होता है तो उसको दूसरी साइड जब लेकर के जाते हैं तो वो हमारा भाग में जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ई बराबर के सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अंत में जो हमें ये रिज़ल्ट यहाँ पर प्राप्त हुआ है तो वही हमारा गॉस की प्रमेय का जो अनुप्रयोग है, यानी कि अनंत विस्तार की जो समतल आवेशी चादर के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी थी, तो ज्ञात करनी थी, तो वो हमने ज्ञात कर दी है। और अंत में जो इसका हमें सूत्र प्राप्त हुआ है वो है ई बराबर के सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा एंड अपनी जो राय है उसे कमेंट में देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।